सकें और सभी लोग क्लास का आनंद ले सकें। चलिए कैमूर और पटना सिटी तमाम जगहों से लोग जुड़े हैं, सबका हम स्वागत कर रहे हैं और सब लोग अपनी क्लास में अब एंजॉय करेंगे। आज एक बहुत हल्के क्वेश्चन के साथ आपका क्लास शुरू कर रहा है, देखते हैं कौन लोग कितना अच्छा आंसर करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन एकदम आसान है, आंसर करेंगे। हवा चलती है, हवा चलती है, क्वेश्चन है हवाएं चलती है। चॉइस ए है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, निम्न ताप की ओर। चॉइस बी निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, उच्च ताप की ओर। सी दोनों ओर और डी किसी ओर नहीं, किसी ओर नहीं। जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिए। आज की क्लास देखिए यहीं से शुरू कर रहा है और आज की क्लास में हमारे साथ समझेंगे। मैं पहले पूरा थ्योरी और कांसेप्ट पूरा आपने भरने का प्रयास करता हूं और तब उसके बाद फिर हम इसमें प्रश्न चलते हैं। आप अभी आसान क्वेश्चन से हमने शुरू किया है, देखते हैं कौन कौन लोग सही करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, देखिए आंसर आने शुरू हो गए। ए बी दो तरह के आंसर आ रहे हैं, वन जो लिखे हैं वो ए ही है। अभी हम देखते हैं कौन कौन लोग इसमें क्या आंसर करते हैं। अर्जुन जी आप पहले इन चारों में देखिए टेम्परेचर डिफरेंस तो सही है, लेकिन आप अभी जल्दी से सोच के बता दीजिए कि इसमें निम्न ताप से उच्च ताप या उच्च ताप से निम्न ताप या दोनों ओर या किसी ओर नहीं। देखिए आंसर आने शुरू हो गए। वेरी गुड, बढ़िया। देखिए कई लोग उससे निम्न की ओर सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ हम लोग आज के क्लास को अब यहाँ से समझना प्रारंभ करते हैं। ये जो लोग जुड़े हुए हैं लाइक का बटन नहीं दबाया है, वो एक बार लाइक बटन दबा लीजिए और तब आपको हम अपने कंसेप्ट की दुनिया में लेके चलते हैं। आज पूरे कंसेप्ट के साथ हम लोग इसमें सीखेंगे और पूरे ध्यान से, तब क्लास आपका एकदम आनंददायक हो जाएगा, बहुत बढ़िया सीख पाएंगे। तो चलिए अब इसमें हम लोग देखिए अभी जो सिखा रहे हैं उस चीज पर ध्यान दीजिए और बहुत खूबसूरती के साथ इस पर आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखिए, अगर टेम्परेचर कहीं भी ज्यादा होगा, ध्यान दीजिए, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा ताप ज्यादा होने से, कहीं भी ताप ज्यादा होगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगा और इसके कारण नीचे लगने वाले प्रेशर दाब कम जाएंगे। बात ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर कभी भी ज्यादा होगा तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगे तो नीचे पड़ने वाला दाब कम जाएगा और अगर ताप कम रहेगा तो इसके कारण ताप कम रहने से हवा नीचे की ओर आएगा और नीचे जब आएगा तो यह दाब को बढ़ा देगा, दाब अधिक हो। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, प्रेशर के अनुसार हवा चलती है। जहां अधिक दाब है वहां से कम दाब की ओर चलती है, तो हवाएं अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। या इसी चीज को कह सकते हैं हवाएं निम्न ताप से उच्च ताप की ओर चलती है। यानी टेम्परेचर देगा तो कम से अधिक और प्रेशर देगा तो अधिक से कम। इसी चीज को सीखना होता है। अभी हमने क्वेश्चन दिया है उसको सुने। हवाएं चलती है, अगर दाब होता तो अधिक दाब से कम दाब ये हो जाता, लेकिन हमने टेम्परेचर दिया है, दाब नहीं दिया है और टेम्परेचर में कम ताप से अधिक ताप और इसीलिए निम्न ताप से उच्च ताप चलती है। और सही आंसर बी कई लोगों ने बनाया था, बिल्कुल सही जवाब उन लोगों का हुआ, बहुत अच्छी बात। और इसी चीज को हम लोग को सीखना है, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सब लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिए ठीक से। आपको कभी भी रहेगा तो प्रेशर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर में अगर दे देगा तो ध्यान रखना है लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। और ये दोनों बात हम समझते हैं कि आप सभी लोग का एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया हो। अब सभी लोग हमारे साथ पूरे ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको सुनेंगे। अब दो तीन पहलू है जो हम एकदम स्पष्ट करते हैं और बहुत हम जीरो लेवल से चलो। जो लोग बिल्कुल नए हैं ज्योग्राफी से, उन लोग को भी बहुत अच्छा समझ में आएगा और बहुत ऊपर तक क्लास चला जाएगा जिसमें हम लोग विशेष रेंज तक के प्रश्न को कवर करें। लेकिन उसके लिए आपको कुछ छोटी इनिशियल बातें सीखनी है। उस समय जब सिखाएंगे कमेंट सेक्शन आप बंद रखेंगे और इसमें कमेंट सेक्शन बंद करके पूरी बात हमारी समझेंगे और तब इसमें धीरे धीरे प्रश्न अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी 23.5 डिग्री झुके होने के कारण सूर्य की स्थिति हम लोग जानते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा तक भारी करता है। ये बीच में 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा होता है, इक्वेटर कहते हैं। अगर पृथ्वी सीधी होती तो सूर्य स्थिर है, एक ही जगह सूर्य की किरण पड़ते और न तो कहीं रात और दिन चेंज होता, हमेशा बराबर होता और न कभी मौसम परिवर्तन होता। मौसम परिवर्तन का कारण है पृथ्वी के अक्ष पर झुका हुआ। जैसे साइकिल के ब्रेक स्थिर रहे लेकिन चक्का टाल हो जाए तो कई बार चक्का एकदम ब्रेक के पास सट जाएगा और कई बार दूर हो जाएगा, वही कंडीशन यहाँ होता है। सूर्य स्थिर है फिर भी कई बार इसमें एकदम करीब होता है और कई बार दूर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा पर आप सभी लोग जानते हैं 21 नीचे 22 और बीच में 23 कर दीजिए। यहाँ जून कर दीजिए, 3 महीना गिनती कर लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और फिर आप अपने से अप्रैल मई जून में पहुंच गए। यानी सूर्य कब कर्क रेखा के लंबवत है तो 21 जून, कब विषुवत रेखा के लंबवत है तो 23 सितंबर और 21 मार्च और कब मकर रेखा के लंबवत है तो 22 दिसंबर। अब आपको दिमाग में सेट रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और इस क्षेत्र में गर्मी पड़ती है तो बताओ टेम्परेचर हाई है और जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर होगा और लो प्रेशर रहने से आप सभी लोग समझ रहे हैं कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यानी इधर का हवा इधर चलेगी, इधर का भी हवा इधर चलेगी, यानी यहाँ से निकल के नहीं जाएगा, लो से हाई नहीं चलेगा, हाई से लो चलेगा। और सूर्य की किरण यहाँ लंबवत होने के कारण गर्म होकर के ये निरंतर प्रतिदिन करोड़ों टन हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर जाती रहती है। कर्क रेखा के भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती तो भारत के टेम्परेचर लेके और मौसम लेके नहीं चलना, यहाँ वाला लेके चलो। यहाँ सालों गर्मी होती है, तुम देख रहे हो 2-2 दिन ऐसे हैं सूर्य यहाँ पे लंबवत चमकती है और इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है और इसीलिए इसको हम लोग विषुवत रेखीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसमें दूसरे स्टेप पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहले स्टेप जो चाहिए आप लोग सीख रहे हैं, दूसरा स्टेप 5 बेसिक बातें बताएंगे और उन 5 बेसिक बात से ही आपका धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा। अब इसमें खूब बढ़िया से दूसरे स्टेप को सुनेंगे, बहुत बढ़िया आप लोग ध्यान दे रहे हैं, केवल हमारे साथ जो बेसिक बात बता रहे हैं उसको सुनेंगे। और तब आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलना है वायु दाब पेटी। पूरे पढ़ाने के बाद तब हम देखेंगे कौन लड़के हमारे कितने अच्छे प्रश्न का आंसर दे पा रहे। आज भी फिर प्राइस क्वेश्चन होगा, पिछला दिन भी क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर में कितने लोग सही किए और क्या सही आंसर होगा उसको भी हम चलेंगे। तो अभी सभी लोग हमारे साथ जरा सुनिए बढ़िया से, तो एकदम क्लियर होकर चला जाएगा। सबसे पहला चीज तो आपने देखा कि जो ठीक बीच में है इसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है नॉर्थ कहते और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है साउथ का। मतलब अगर ऊपर चलेंगे और 5 डिग्री है तो 5 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री नॉर्थ, 7 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री को नॉर्थ पोल कहते हैं। ये ध्रुव है। इसी प्रकार से यानी नीचे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार से नीचे अगर इसको कहे तो 5 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ, इसी प्रकार से 90 डिग्री तक बढ़ेगा। यानी 0 डिग्री से नीचे साउथ चलना, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर नॉर्थ चलना, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ये भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब तीसरे स्टेप को हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग देखें पृथ्वी पर अब हवाओं के चलने के लिए
एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक नियम दिया जिसका नाम है फेरल का नियम। फेरल का नियम देखिए, फेरल से पहले एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसमें बताया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस पर एक हवाओं पर बल लगती है जिसको कोरियोलिसिस फोर्स कहते हैं, और कोरियोलिसिस फोर्स में एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। बात पर ध्यान देंगे, बात हम लोग ठीक से समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mv r होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो हवाओं का मास तो चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं रेडियस घटते जाता है, और रेडियस घटते जाएगा तो वेग बढ़ते जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है और ये कोरियोलिसिस फोर्स के नाम से जाना गया। लेकिन अब हवाओं के घूमने के लिए कोरियोलिसिस फोर्स के डिफिनेशन को फेरल ने काफी आसान कर दी। फेरल ने कहा कि अब साइंस के बच्चे तो समझ लेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, साइंस के बच्चे mv r भी समझ लेंगे और साइंस के बच्चों को समस्या नहीं होगी। लेकिन आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे अगर ज्योग्राफी में समझना चाहे कि हवाएं कैसे चलती है तो इतना में तो उनको बहुत टेंशन हो। इसलिए फेरल ने कहा कि सब लफड़ा हटा दो, कोरियोलिसिस फोर्स नहीं समझते हो तो हमारी बात समझो, कोई कोणीय संवेग की बात मैं नहीं करूंगा, मैं इतना आसान समझा रहा हूं कि ये देखो 0 डिग्री है तो जब इससे ऊपर रहना सोचना उत्तरी गोलार्ध है, नीचे रहना तो सोचना दक्षिणी गोलार्ध है, और हमारा नियम है सब भुला जाओ। अगर हवा को चलाना है उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर मोड़ देना, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर तुमको चलाना है तो बाईं ओर मोड़ देना, मेरा नियम खत्म हो। यानी बहुत आसान। फेरल ने क्या किया, कहा कि हम एकदम आर्ट्स वाले बच्चों को भी समझा दे रहे, कोई नियम वगैरह मत सोचो और कोई भी सिस्टम को इधर उधर मत सोचो, सिर्फ यही सोचो कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ती है, मामला कंप्लीट हो जाएगा। यानी उत्तरी गोलार्ध दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध बाईं ओर, ये जिसको करने आ गया उन लोग एकदम सीखते चला गया। तो पहले हमारे साथ बता लीजिए, ये इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। अब हमें सिर्फ याद रखना है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। देखते हैं कितने लड़के सही बना पाते हैं। मैं ऐसे बना रहा हूं, आपको सोचना है कि हम इधर खड़ा हो जाए और ये उत्तरी गोलार्ध है क्योंकि इससे ऊपर है तो ये दाईं ओर मुड़ जाएगा, तो इसीलिए इसको पकड़ करके दाईं ओर मोड़ देंगे और कहेंगे कि ये जो फिगर बना हुआ था ये गलत था, दाईं ओर मुड़ेगा, और इसमें जो हवा ऊपर जाना चाहेगा वो दाईं ओर मुड़ करके चलेगा, ये दाईं ओर होगी। बताइए उत्तरी गोलार्ध में ही अगर हवा ऐसे आ रही है कैसे मोड़ोगे? हम 2 फिगर दे रहे हैं, एक पहला नंबर है, एक दूसरा नंबर है। आप इस पर खड़ा हो जाओ, जिधर एरो है उधर मुंह करके खड़ा हो जाओ। सभी लोग ऐसे खड़ा हो जाओ इधर मुंह करके, और पहले देखो ये उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर मुड़ती है, तो इस पर खड़ा होकर सोचो तुम्हारा दायां हाथ किधर है, इस पर गौर करो और बता दो पहला नंबर ठीक होगा कि दूसरा नंबर ठीक होगा। ये जल्दी से सोचना है आप सभी को। देखिए आंसर आना चाहिए आपका, आंसर आना चाहिए आपका। क्या इसमें पहला दूसरा कर रहे हैं? देखिए दूसरा नंबर का आंसर हमारे नीरज जी आ गए, ध्यान दें, बहुत अच्छी बात। बाकी लोग को भी सोचना है। देखो जब तक हवा चलाने नहीं आ रहा है, रीजन नहीं समझ रहे हो, तब तक ज्योग्राफी में बहुत आनंद ही नहीं आएगा। लेकिन अब धीरे धीरे आज हम जो कड़ी जोड़ रहे हैं बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। देखिए मैक्सिमम बच्चे ध्यान दीजिए, मैक्सिमम बच्चे एकदम सही किए। गोविंदा जी है तिथि वाला, फिर से तिथि वाला बहुत डिटेल चलता है, उसको हम फिर से समझा लेंगे। अभी हमको जो काम है उसको कर लिए हम लोग, चूंकि अभी वायुमंडल चल रहा है इसलिए वायुमंडल को ही करेंगे। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और मैक्सिमम बच्चे क्या एकदम बिल्कुल सही जवाब है। जब हम इस पे खड़ा होंगे तो हमारा दायां हाथ इधर होगा, और इसीलिए दूसरा नंबर फिगर हमारा सही है। और इसीलिए जब हवा को ऊपर से नीचे लाएंगे तो यह ऐसे मुड़ते चला जाएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर मुड़ती। नियम चेंज है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, मान लो इसको ऐसे चलना है, तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए पहला नंबर ठीक है कि दूसरा नंबर ठीक है? ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि हवाएं सीधे नहीं चलती। कोणीय संवेग से अगर किसी को लगता है कि सर दाएं बाएं क्यों मुड़ रहा है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था जिसको कोरियोलिसिस फोर्स कहते हैं, और उसके कारण हवाएं दाएं या बाएं मुड़ती है। तो ये कोरियोलिसिस फोर्स से मुड़ती है। फेरल ने इसको अपने अनुसार से आसान बनाने के लिए इतना आसान नियम दे दी। अब जल्दी से बता दीजिए, तो आप सभी लोग को नीचे वाला फिगर भी क्लियर होगा। अगर ये नीचे जा रही है तो आप सब लोग समझ रहे हैं कि हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, और हम नीचे मुंह करेंगे तो बाईं ओर इधर होगा, और इसीलिए हवाओं को दूसरा नंबर इसमें भी सही फिगर होगा, ऐसे भेजना। ठीक इसी प्रकार से अब हम समझते हैं कि हमारे सभी लोग समझ गए होंगे। जल्दी जल्दी बता दीजिए, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है और हम इसको ऐसे भेज रहे हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर मुड़ती है। जब आप इस पर खड़ा हो जाओगे तो बायां हाथ इधर आएगा, और इसीलिए इसको ऐसे मोड़ोगे, ये फिगर यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा, और जो भी यहाँ पर चलेगा ये सब ऐसे चलेगा। अब बिल्कुल आप समझ गए। यहां तक की बात दाईं ओर कब मुड़ेगा, बाईं ओर कैसे मुड़ेगा, ये बात आपका बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग यहां से अगले स्टेप की ओर चल रहे हैं, और ध्यान देते चलिए। अब तीसरे स्टेप की बारी है। बहुत अच्छा, अब जरा ध्यान से समझेंगे। यहां तक की बात आप लोग का एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगले स्टेप पे हम चल रहे हैं, अगले स्टेप पे चल रहे हैं, और उस स्टेप को खूब बढ़िया से समझिए। देखिए अब देखो, अगर कोई गोल चीज है और बहुत तेजी से घूम रही, सपोज करो, कल्पना करो कि हाथ में थाली ले ली और थाली को तेजी से घुमा दे, और घूमते समय इस पर कोई चीज गिराए, मान लो सपोज सिक्का गिराए, सिक्का वही रहेगा या भाग जाएगा? तो आंसर सब लोग समझ रहे हैं, भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? तो आंसर समझ रहे होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोग पढ़े हैं, अब केंद्रीय बल, इसके कारण ये भाग जाएगा, और भागने के कारण गोल में केंद्र से परिधि की ओर जो बल लगता है उसको भगा देगा। बात स्पष्ट है। जिस प्रकार घूमते चीज पर कोई चीज गिरे तो वो चीज ऑटोमेटिक उस पर अब केंद्रीय बल लगाता है और उसको फेंकता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी तो घूम रही है, और अगर पृथ्वी घूम रही है तो इस पर भी जब हवा गिरती है, हवा में भार होता है, तो ये भी हवा को फेंकता है, और इसके कारण भी हवाएं चलती। यानी हवाओं के चलने का 2 सबसे बड़ा कारण होता है। एक कारण को हम लोग कहते हैं
तापीय कारण। और तापीय कारण हम लोग पहला नंबर पढ़ लिए थे कि अधिक ताप होने से प्रेशर लो होता है, कम ताप होने से प्रेशर हाई होता है और हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है और इस कारण को हम लोग तापीय रीजन कहते हैं। और आप सभी के दिमाग में बैठ जाए कि विषुवत रेखा पर इन क्षेत्रों में हवाओं के चलने का कारण क्या है, तो तापीय। देखिए रीजन पर एकदम ध्यान दे दीजिए तो एकदम बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। थर्मल रीजन इसको इंग्लिश में कहते हैं और थर्मल रीजन का मतलब ज्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर के कारण अगर कहीं भी हवाएं चलती है तो उस रीजन को हम लोग थर्मल रीजन कहते हैं। और इक्वेटर पर हवाओं के चलने का कारण थर्मल होता है, तापीय होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है और झुकी होने के कारण लगभग 65 डिग्री के आसपास यहाँ पे अपकेंद्री बल से भी हवाएं उठती है और भागती है। यहाँ से भी हवाएं उठती है, इसका कारण तापीय है। 60-65 से भी हवा उठती है लेकिन इसका कारण घूर्णन है, ये डायनेमिक है। और घूर्णन के कारण यहाँ से भी हवाएं उठती है और ये दोनों हवा ऊपर जा रही है। आपसे पूछें कि 60-65 से हवा ऊपर उठ रही है, इसका कारण क्या है? तापीय, थर्मल रीजन है, डायनेमिक रीजन है। तो आप आंसर दोगे कि यहाँ पे घूर्णन के कारण है, डायनेमिक रीजन है, जबकि यहाँ पे थर्मल रीजन। अब धीरे धीरे स्टेप को हम बना रहे हैं और आज हम लोग वायु दाब पेटी सबसे इंपॉर्टेंट थीम सीखने जा रहे हैं। अब यहां तक हम लोग एकदम क्लियर समझ लिए हैं। अब सब लोग यहां तक बात अगर खूब बढ़िया से समझ गए तो एक बार अंगूठा दे दीजिए जरा बढ़िया से, लाइक बटन जो नहीं दबाए वो लोग लाइक कर लीजिए और तब हमारे अंदर और आपके बीच जो एनर्जी का संप्रेषण होगा, देखिए अभी कितना मजा आने जा रहा है। आपको सचमुच लगेगा कि आज के क्लास से हमारा डर भूगोल का बहुत कमा है और हम बहुत बढ़िया इधर के सेक्शन को कर पाए। तो चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक की बात क्लियर है तो जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी एक अंगूठा से हमारे साथ जुड़ जाइए और तब हम लोग एक नई चीज अभी सीखने जा रहे हैं, वायु दाब पेटी। वायु दाब पेटी बहुत बढ़िया। देखिए अब कई बच्चों के आने लगे हैं थम्स और ये हम दोनों के बीच संप्रेषण एकदम एनर्जी के संप्रेषण को बढ़ाता है और एनर्जी के संप्रेषण यही चीज है जो हम दोनों को और एनर्जी के साथ नया आगे सीखना होगा। चलिए तो अभी हम लोग वायु दाब पेटी को आगे की ओर सीखते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए कई लोग हमारे कई मित्र हैं जो एकदम लगातार नॉन स्टॉप है और इसमें सब लोग ध्यान दीजिए और पूरे एनर्जी से इसको हम लोग समझेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसमें ध्यान देंगे। आप देखिए पूछ रहे हैं अर्थ का स्पीड क्या है, किसी चीज को आप खुद निकाल सकते हो। आप कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर पर जब बैठे हैं तो आप खुद जानते हो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूम जाती है। तो बताओ इसकी पूरे एक चक्कर लगाने में परिधि निकाल लोगे, वो 24 घंटा में है तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, ये खुद स्पीड आप खुद से निकाल सकते हो। पृथ्वी के 2 तरह के स्पीड होते हैं, एक अक्ष पर और एक सूर्य के चारों ओर। फिर निकाल सकते हो सूर्य के चारों ओर की दूरी कितनी है, इसका रेडियस निकालो, यानी सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है। तो ये भी अगर तुमको नहीं याद है तो और हम आसान बता दें। सबको मालूम है कि 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है और 1 सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करता है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो गया, ये त्रिज्या है। परिधि सब लोग 2πr निकालोगे, उसमें 365 दिन 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड से भाग मारोगे तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कितने स्पीड से घूमती है फिर वो भी निकल जाएगा। कोई चीज आप बैठ के निकाल सकते हो, रटने के लिए बहुत चीज नहीं है जो बैठ करके रटे ही रहेगी। अब इसमें आराम से किसी चीज को आप कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए तो अब हम लोग ध्यान दीजिए, अब सभी लोग हम लोग एकदम बहुत मजेदार चीज सीखने जा रहे हैं और इसका नाम है वायु दाब पेटी। और इस वायु दाब पेटी को खूब ध्यान से जो लोग सीखिएगा तो मुझे भी बहुत आनंद आएगा और लगेगा कि आप लोग बहुत अच्छा कवर किए हैं। ये हमने पृथ्वी को बनाया, एकदम ध्यान देना है। और जिस समय पूरे ध्यान आप दे दोगे, आज घर पर बैठ के खुद से बना लोगे एक बार वायु दाब पेटी, बहुत नहीं भी लिखोगे तो आपको लगेगा लगभग चीज हमारा क्लियर हो गया। अब ये देखिए, चूंकि 0 डिग्री से हम 10 डिग्री लगभग ऊपर चलते हैं, 10 डिग्री ऊपर चलते हैं तो इसको 10 डिग्री नॉर्थ कहते हैं और 10 डिग्री नीचे चलते हैं तो इसको 10 डिग्री साउथ कहते हैं। 0 डिग्री छोड़ दिए, इससे ऊपर गए तो 10 डिग्री नॉर्थ और नीचे आए तो 10 डिग्री साउथ हो। फिर इससे हल्का ऊपर जब चलते हैं तो इसको हम लोग हल्का ऊपर चलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह 30 डिग्री नॉर्थ है और इससे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो इसको 35 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। ठीक इसी प्रकार नीचे हम चलेंगे तो इसको 30 डिग्री साउथ कहते हैं और फिर पतली पेटी हम चलाते हैं तो इसको 35 डिग्री साउथ कहते हैं। आपको बताया है ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होते चला जाएगा। अब जल्दी से फिर देखिए, हमारा पृथ्वी अक्ष पर झुका है और इसके कारण आपको अभी हम समझाए कि 65 के आसपास एक अलग घटना होती है, घूर्णन के कारण हवाएं ऊपर जाती है। इसीलिए 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ ये नेचर अलग है और नीचे भी उसी प्रकार 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ तक ये नेचर अलग है। और तब यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। ये सब लोग जानते हैं, ये पोल है और ये पोल है। बात पर ध्यान देंगे। अब जो हम समझाने जा रहे हैं उस पर आप 5 मिनट एकदम अपना एनर्जी केंद्रित करिए। अभी किसी प्रकार का कोई कमेंट्स वगैरह नहीं करना है। अभी आप पूरी बात हमारे साथ समझिए। 2 बार जहां समझाएंगे तो आपके अंदर एक अलग संप्रेषण होना चाहिए और इसी चीज को हम लोग को सीखना है। हम लोग अभी क्या देखें, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे। ये हम लोग एक लाइन लिए 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ। फिर हम लोग लाइन लिए 30 डिग्री नॉर्थ 35 डिग्री नॉर्थ। फिर उसी तरह साउथ में भी लिए और इसी तरह नॉर्थ यहां भी और साउथ यहां भी, पोल नॉर्थ और साउथ पोल ले ली। अब बात को खूब ध्यान से हमारे साथ समझिए। अब इंपॉर्टेंट बात है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान इसी बीच में होता है। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान होता है तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य की किरण यहां ज्यादा समय तक लंबवत होती है।
और इसमें तापीय कारण से हवाएं गर्म होकर ऊपर चलती, और यह ऊपर पिछले क्लास में जो देखे थे ये लगभग 16 किलोमीटर तक ऊपर चली जाती है, और 16 किलोमीटर पर आपको याद है क्षोभ मंडल खत्म होकर के, और तब हम लोग देखे थे 1.5 किलोमीटर का एक परत था जिसको हम लोग देखे थे वो जेट धारा बहती है, यहीं से जेट धारा का निर्माण होता है। बात को समझेंगे, कई लड़के जो कम ध्यान देते हैं उनको समझ में नहीं आता जेट बनता कैसे। तो हम लोग के गैस यहाँ पर गर्म हुए और गर्म होकर के लगभग 16 किलोमीटर ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद पृथ्वी का दोनों ध्रुव ठंडा है तो ये यहाँ से उठ करके और इधर की ओर चल दिया कि हम अपनी यात्रा को पूरा करें। और इस बीच में जिसको क्षोभ सीमा कहे थे, ट्रोपोपाज कहे थे, वहीं पे जेट धारा का देखो निर्माण हो गया। उसी बीच पृथ्वी के झुके होने के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये 65 डिग्री के आसपास से भी हवाएं ऊपर उठ रही है, और ये भी दोनों ओर चल रही है, ये भी इधर और उधर। फिर यहां से 60-65 से उठा, ये भी उधर और इधर दोनों ओर चल रही है, यानी दो जगह से मेन हवाएं उठती है। घूर्णन से यहां से भी हवा उठती, लेकिन मेन हवा 60-65, एक पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका है, इसके कारण यह हो गया, और गर्म होने से यह हो गया, और ये दोनों उठा, चला और टकराया, और टकरा के 30-35 पर उतर गए। बात को ध्यान देंगे, दोनों उठा टकराया और 30-35 पर उतर गया, फिर यहां से उठा टकराया 30-35 पर उतर गया। अब आप खुद बताइए कि दोनों उठा टकराया और यहां उतर गया, दोनों उठा टकराया और यहां उतर गया, तो 30-35 से हवा जब उतर गया तो यहां पर आप देखें टेम्परेचर हाई होने के कारण ये निम्न दाब का क्षेत्र है, इसको विषुवतीय निम्न दाब कहते हैं। और यहाँ घूर्णन के कारण हवा उठ गया तो यह भी निम्न दाब का क्षेत्र है, और इसके तुलना में यहाँ उच्च दाब है, हाई प्रेशर है। और यहाँ भी दोनों हवा टकरा के आया तो यहाँ भी उच्च दाब हो जाता है, हाई प्रेशर है। ठीक उसी प्रकार ये निम्न दाब है, यहाँ भी हवा घूर्णन से उठा तो ये निम्न दाब है, और जल्दी बोल दीजिए दोनों हवा यहाँ टक्कर मार के बैठा तो ये उच्च दाब है, और यहाँ भी उच्च दाब है। इसी का अलग अलग हम लोग नाम दे देते हैं। ये ध्रुव पर है तो ध्रुवीय उच्च दाब कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ये ध्रुवीय के बाद उप ध्रुवीय निम्न दाब कहते हैं, इसको उपोष्ण उच्च दाब कहते हैं, ये विषुवतीय निम्न दाब कहलाता है। ये अलग अलग देखिए पेटी का निर्माण होना शुरू हो गया, और इसी चीज को हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वायु दाब पेटी। पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के दाब के कारण इस पर कई तरह की प्रेशर के बेल्ट बनते हैं, और इन बेल्टों को हम लोग अक्षांश की सहायता से अलग अलग डिफाइन करते हैं। इसको ध्रुवीय उच्च दाब कहते, इसको उप ध्रुवीय निम्न दाब कहते, इसको उपोष्ण उच्च दाब कहते, इसको विषुवतीय निम्न दाब कहते हैं, और इसी तरह से नीचे भी चलता है। तो ये वायु दाब की पेटियां बन गई, और हम लोग अभी सीखे थे कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। बस देखिए कितना मजेदार होगा, यहाँ से उठा दोनों जेट धारा टकराया और टकरा के यहाँ आया, यहाँ जब आएगा तो उच्च दाब से निम्न दाब, इधर से फिर चाहेगा इधर जाए, इधर से भी चाहेगा इधर जाए। ठीक उसी प्रकार दोनों से उठेगा, यहाँ आएगा चाहेगा इधर जाए, फिर इधर से भी चाहेगा इधर जाए। अब हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब चलती है, ये भी चाहेगा इधर जाए और ये भी चाहेगा इधर जाए। और बस थोड़ी सी बात अब आप जहां समझ गए, देखिए कितना मजेदार होने वाला है। आपने फेरल का नियम सुना था, अगर ऊपर की ओर होगा तो हम लोग पढ़े थे उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर मुड़ जाती है, इधर मुंह करके खड़ा हो जाइए, इधर अपना नाक सटा के खड़ा हो जाइए, और देखिए दाएं हाथ इधर है, इसका मतलब हवा इधर मुड़ जाएगी, और इसमें आराम से सभी हवा को दाईं ओर मोड़ते हुए चलिए। ये जो सीधा लेके चले थे इसको केवल काल्पनिक थोड़ा देर के लिए लेके चलिएगा, और सभी हवाओं को दाईं ओर मोड़ दीजिएगा। देखिए हवाएं दाईं ओर मुड़ गया। ठीक उसी तरह से ये भी अभी नॉर्थ पोल ही है, ये भी दाईं ओर मुड़ेगा। इस पर आप खड़ा हो जाइए और खड़ा होकर देखिए आपका दायां हाथ किधर है, बढ़िया से देखिए। तो आप देख रहे हैं इधर खड़ा होंगे तो दाहिना हाथ इधर आएगा, इसका मतलब ये ऐसे मुड़ जाएगा, और दाईं ओर मुड़ गया तो इसको हम लोग सीधा वाला हटा लिए और सभी को दाईं ओर मोड़ दिए। और बहुत बढ़िया देखिए आप लोग ये फिगर यहां तक सीख गए। ठीक इसी प्रकार यहां पे बता दीजिए, ये बताइए ये दक्षिणी गोलार्ध आ गया, साउथ पोल है, और हवा बाईं ओर मुड़ती है, तो जल्दी बताइए इसका बायां हाथ इधर है तो ये इधर की ओर मुड़ेगा, और इसको बाईं ओर मोड़ दिए। तो देखिए हम बाईं ओर फिगर कर दिए, सीधा वाला केवल कल्पना करना था, और बाईं ओर सबको मोड़ के हम तैयार कर दिए। फिर आपको सोचना है कि जब ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे जा रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर मुड़ती है, तो बोलो नीचे हाथ करोगे तो दाईं ओर आपका किधर होगा, तो इधर होगा। इसीलिए सीधा वाला इसमें भी हटा दिए, और दाईं ओर मुड़ती है तो हम दाईं ओर मोड़ दिए, और देखिए ये हवाओं का स्टेप तैयार हो गया। अब जल्दी बता दीजिए यहाँ बाईं ओर मुड़ेगा तो बताओ खड़ा हो गए तो बायां हाथ उधर है, बायां हाथ उधर है, इसीलिए इसको उधर की ओर हम मोड़ देंगे। तो जल्दी बताइए सीधा खत्म कर दिए और सभी को इधर की ओर मोड़ दिए, तो ये भी फिगर देखिए हो गया। और जल्दी इसको सोचिए बाईं ओर मुड़ती है, बायां हाथ इधर है, तो इसको इधर की ओर मोड़ देंगे, और देखिए हम सभी हवाओं को चला दिए पृथ्वी पर। अब यही चीज को सीखना है, बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो आप लोग। और ध्यान दीजिए जो लोग थोड़ा सा स्टेप और हमारे साथ ध्यान दोगे उन लोग को धीरे धीरे एकदम बहुत आनंद आने जा रहा है। इसी चीज पर अब पूरे देखो वायुमंडल केंद्रित है। पृथ्वी के बनावट, उसके अक्ष पर झुकाव, तापीय कारण और घूर्णन कारण से ये वायु दाब की पेटी बनती है, और ऐसी हवाएं वर्ष भर सालों चलती रहती है। और इसीलिए जो पवन होते हैं, इस पवन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कुछ पवन ऐसे होते हैं जो लोकल जगह चलते हैं, और
कुछ ऐसे हैं जो हमेशा चलते हैं। ये जो अभी पढ़ रहे हो ये हमेशा चलते हैं और ऐसे पवन को प्रचलित पवन कहते हैं। और जो पवन लोकल जगह पर चले, मतलब इंडिया में चल रहा है, अमेरिका में नहीं, अमेरिका में वो पवन है, इंडिया में नहीं, उसको हम लोग स्थानीय पवन कहते हैं। और पवन से जो लड़के प्रचलित पवन और स्थानीय पवन को समझ लेगा, एक अंक का क्वेश्चन निश्चित आता है। बात समझेंगे? अभी हम अगले क्लास तक में दोनों चीज को आपको समझाएंगे। पहले हमारे साथ एकदम ठीक से सुनेंगे, क्योंकि तब क्वेश्चन देंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा कि बहुत अच्छा स्टेप हम समझ रहे हैं। स्थानीय का मतलब होता है लोकल। जैसे भारत में लू चलती है, अमेरिका में उस समय लू नहीं है, तो लू भारत का स्थानीय पवन। मान लेते हैं कहीं मिस्ट्रल पढ़ाएंगे, ब्लिजर्ड पढ़ाएंगे, रोलर पढ़ाएंगे, विली विली पढ़ाएंगे, तो कुछ स्थानीय जगहों की वो हवा है और स्थानीय जगह की जो हवा होगी उसको स्थानीय पवन कहेंगे। लेकिन अभी जितने हवाओं को हमने बनाया है ये सभी हवा वर्ष भर पृथ्वी पर चलती है, इसीलिए इसको प्रचलित पवन के नाम से हम लोग जानते हैं। और इन प्रचलित पवनों को हम लोग 3 नामों में विभाजित करते हैं और वो तीनों नाम आपको याद हो गया तो समझिए एकदम क्लियर। हम लोग अभी सीखे कि प्रचलित पवन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो ध्रुव से चलते हैं उसको पोलर विंड, ध्रुवीय पवन कहते हैं, पोलर विंड ध्रुवीय पवन कहते हैं। और दूसरा हम लोग को अब यही चीज ध्यान रखना है, 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच जो चल रहा है इसी पवन को हम लोग वेस्टर्ली विंड, पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। ये वेस्टर्ली विंड है। और जो हमारा 30 डिग्री से 10 डिग्री के बीच चल रहा है ऐसे पवन को ही ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन कहते हैं। अब सभी लोग का हम ध्यान चाहेंगे, खूब ध्यान दीजिए, क्योंकि अब यहां से बहुत मजेदार सिस्टम आ रहा है। प्रचलित पवन 3 प्रकार का है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन में, कौन प्रचलित पवन नहीं है? ब्लिजर्ड, मिस्ट्रल, लू और पछुआ पवन, ऐसे क्वेश्चन दे। आपको कुछ नहीं, सिंपल याद रखना है, ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन, ये 3 प्रकार के जो पवन है सिर्फ इसी को प्रचलित पवन कहते हैं। बाकी जो भी पवन होगा वो स्थानीय पवन होगा, ये 3 नाम को छोड़कर। यानी मजेदार बात हम लोग सीख गए, ये 3 नाम को छोड़ करके जो भी पवन होगा वो सब पवन को हम लोग कहेंगे कि यह स्थानीय पवन है, लोकल विंड है। 3 नाम जब बोलेंगे तो प्रचलित पवन हो। अब देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन आपको देगा कि बता दो, आपको दे रहा है 30 डिग्री साउथ से 10 डिग्री साउथ के बीच बहने वाली पवन क्या कहलाती? अब देखिए कई लड़के अब इन सभी बातों में जो कंसेप्ट नहीं ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि रट करके तुम बहुत क्वेश्चन बनाने जा रहे, लेकिन एक बार कंसेप्ट लोगे, अभी हम समझा रहे हैं उसको समझो, फिर देखना, मुझे नहीं लगता है कोई क्वेश्चन में आपको कोई फंसा देगा और आपको कोई दिक्कत आएगी। इसीलिए इस बात पर पूरा ध्यान दीजिए। फिर हम लोग देखें यही 10 से 30 के बीच जो है ये व्यापारिक है, 35 से 60 के बीच है ये पछुआ है, और फिर इसी प्रकार से जो 90 से 65 के बीच है ये पोलर है, ध्रुवीय है। ये दोनों तरफ होते हैं। अब आपको क्वेश्चन धीरे धीरे इसके स्टेप को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अब यहां तक की बात एकदम समझ गए हो तो एकदम अब मैजिक होने वाला है, बहुत जादुई चीज आने वाला है, और उस कंसेप्ट को 5 मिनट सुनोगे तब क्वेश्चन राउंड शुरू हो जाएगा। यहां तक की बात अगर खूब बढ़िया समझ रहे हैं तो एक एक अंगूठा दे दीजिए, और तब एक एक अंगूठा के बाद हम लोग फिर से एक बार लाइव क्लियर करेंगे। और बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लोग के साथ देने जा रहे हैं। ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड और हम लोग देख लिए पोलर विंड, ये 3 ही विंड को हम लोग कहते हैं कि यह विंड हमारा क्या है? प्रचलित पवन है। बाकी जो भी होगा उसको हम लोग कहेंगे कि यह स्थानीय पवन है। चलिए बहुत अच्छी बात, यहां तक की बात आप एकदम समझ गए तो एक एक अंगूठा दे दें। लाइक भी आप सभी का बहुत मिला है, जितना मेहनत की उसके अनुसार से ही चल रहा है। लाइक बटन भी देख रहे हैं, लगभग दोनों पैरेलल चल रहे हैं। ये 2 तक है कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक सीख रहे हैं और बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं क्लास को। चलिए बहुत अच्छी बात, एक बार फिर से देखिए कई लोग कर रहे हैं, एक बार फिर से भी हम समझाएंगे। पहले पूरे कंसेप्ट को एक बार ले लीजिए और तब एक बार समझाने के बाद आपको क्वेश्चन देंगे, उसके बाद आपको बड़ा बढ़िया लगेगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब इसमें पूरी बात एक बार ध्यान देना है कि बहुत बढ़िया, देखिए मजेदार मजेदार, बहुत अच्छी बात, बहुत मैक्सिमम लोग का देखिए कंपेशन मिल रहा है। और लाइव का भी बटन देखिए कि काफी लोगों ने दबाया, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आई है, उस ऊर्जा को भी गेन कीजिए। देखिए कितना मजा आने वाला है आपको और कितना मजेदार क्वेश्चन आप बनाने जा रहे हो। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, सुनिए आप ठीक से। अब बताओ, यहां से हवाएं उठती है, यहां से हवाएं उठती है, इसका कारण तापीय है, और यहां से हवाएं उठती है, इसका कारण पृथ्वी का घूर्णन है, और दोनों हवाएं टकरा करके 30-35 पर उतरती है। तो 30 से 35 के बीच ऐसी स्थिति है कि हमेशा हवा ऊपर से नीचे दबाव देते रहती है। और इसीलिए प्राचीन काल में जिस समय जहाज चलते थे हाथ वाले, बहुत ज्यादा मशीन नहीं थे, उस समय घोड़ा का व्यापार अरब से बहुत ज्यादा होता था। अब जरा कहानी पर सब लोग ध्यान दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। अब आपको लगेगा कि सचमुच मजेदार हो गया। हम लोग मजेदार केस को अभी सीखने जा रहे हैं। ये जो आप बेस देख रहे हो 30-35, यहाँ दोनों तरफ के हवा यहाँ उतर करके प्रेशर डालता था। और पहले सबसे अच्छे किस्म के घोड़ा अरब में मिलते थे, और अरब के घोड़ा बहुत दामी थे, और अरब से घोड़ा लेकर के लोग जब चलते थे तो 30-35 के पास यहाँ पर जो समुद्र होते थे, यहाँ हवाओं का प्रेशर ऐसा होता था कि जहाज चलना बंद। अब बेचारे का जहाज ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हवाओं का प्रेशर ऊपर से नीचे है, घोड़ा इसमें लोड किए हुए है और जहाज बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये लोग एक काम करते थे, धीरे धीरे लोग समझ गए कि जैसे ही 30 से ऊपर चलेंगे और 35 के बीच हो, बाकी जगह ठीक होगा, ऑटोमेटिक चलेगा, लेकिन यहां पर ऊपर से हवाओं के आने के कारण जहाज नहीं बढ़ेगा। तो इन लोग क्या करते थे, प्राचीन काल मध्यकाल के फेज में घोड़ा को समुद्र में फेंक देते थे। हाँ, कई लोग सोचा फेंक दिए जा, अरे बांध के फेंकते थे। घोड़ा को तैरने आता है, यानी घोड़ा को जहाज से उतार देते थे, बांधे रहते थे और उतर जा नीचे, और इसको
कभी कभी आपको भी ऊंचाई पर अगर मोड़ मिल जाता है और साइकिल पर ट्रिपल लोड हो तो तुम पहले से ही पीछे वाले को समझाए रहते हो कि उतर जाओ, पैदल चलो, फिर वहां से सीधा है चढ़ जाना। बस वही चीज है। नाविक भी जानते थे कि यहां पर जहाज जैसी जगह नहीं चलेगा, घोड़ा उतर जाओ, और रस्सी में घोड़ा को बांध लिए और नाव बढ़ा रहे हैं बिना लोड के। और तब जैसे 35 पार करते थे फिर घोड़ा को ऊपर चढ़ा लेते थे, जैसे ही मोड़ पार किए फिर साइकिल पर बैठा लिए। तो धीरे धीरे ये अक्षांश का नामे हो गया घोड़वा अक्षांश। ये लो मजेदार बात, धीरे धीरे लोग ये अक्षांश को कहने लगे कि कहां पहुंचे, वही घोड़ा जहां उतारते हैं। लोग कहा कि वो घोड़ा वाला घोड़ा को अश्व कहते हैं, तो इस अक्षांश का नाम अश्व अक्षांश पड़ गया। और देखिए बहुत बढ़िया आप लोग समझ गए, अश्व मतलब घोड़ा होता है। क्यों घोड़ा अक्षांश नाम पड़ा, कहां पे घोड़ा अक्षांश है, ये आपको क्वेश्चन आए परीक्षा में प्रश्न आएगा कि बताओ अश्व अक्षांश स्थित है, तो आप कहोगे समझ गए 30 डिग्री से 35 डिग्री, इसी के बीच में जो अक्षांश है इसको अश्व अक्षांश कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बताओ इसका नाम अश्व अक्षांश क्यों पड़ा। देखो रेलवे वगैरह छोटे एग्जाम में अश्व अक्षांश कहां है उनका प्रश्न होगी, लेकिन अगर तुम बीपीएससी का परीक्षा दोगे, अलग हाई लेवल एग्जाम दोगे, तो वहां पे क्वेश्चन आएगा कि बताओ 30 से 35 के बीच के अक्षांश को अश्व अक्षांश क्यों कहा गया। और कहेगा उस अक्षांश के बीच घोड़ा बहुत ज्यादा पाया जाता था। फिर कहेगा कि व्यापार के क्रम में वहां जहाज से घोड़ा को उतारना पड़ता था, तो ये कहानी इसीलिए सुनाए थे कि आप तुरंत कहोगे कि हाँ समझ गए, घोड़ा उतारे वाला कहानी था, इसीलिए इसका नाम अश्व अक्षांश। अब घोड़ा तो मेन रूप से यही चलता था, लेकिन फिर भी 30-35 नॉर्थ हो या 30-35 साउथ हो, 30-35 का ही नाम स्पेशली अश्व अक्षांश दे दिया गया। अब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है, धीरे धीरे सुनते जाइए। ये बेचारा 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि गर्म होकर हवा उठ रहा है और दोनों तरफ से पकड़ के दबा दे रहा है, दोनों तरफ से पकड़ के दबा दे रहा है। तो यहाँ पे एक मजेदार बात है, कभी आंधी नहीं आते, तूफान नहीं आते, ये धरती पर ऐसा जगह है जहां कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कहां पर कोरियोलिसिस बल का प्रभाव नहीं पड़ता, कहां पर हवाएं विचलित नहीं होती है, कहां पर फेरल के नियम लागू नहीं होते हैं, कई तरह की बातें पूछ सकता है। तो जनरली इसका ज्यादातर किताबों में आंसर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ मिलता है। इस बीच में कभी आंधी तूफान चक्रवात प्रति चक्रवात नहीं आते, और यहाँ के हवा को समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें, किधर जाएं, दोनों दबा रहा है। इसीलिए मजेदार बात, इस जगह को हम लोग एक स्पेशली नाम देते हैं जिसका नाम है डोलड्रम पेटी। डोलड्रम पेटी। अब देखिए आपको कभी कभी क्या करे क्या न करे इस समझ में ही नहीं आता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और कोई पूछता है कि भाई क्या करें, तो तुम कहते हो क्या कहें, एकदम डोलड्रम में फंस गए हैं, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, इसी को कहते हैं डोलड्रम। देखिए एक नया शब्द सीख रहे हो, कभी भी कोई पूछे कि करना है, तुम कहना कि एकदम डोलड्रम में फंसे हैं। डोलड्रम का मतलब करें कि ना करें, और इसीलिए 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच ये जो पेटी है इसको डोलड्रम पेटी कहते हैं। परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ, क्वेश्चन आएगा अश्व अक्षांश से डोलड्रम पेटी के बीच, अश्व अक्षांश से डोलड्रम पेटी के बीच चलने वाले पवन को कहते हैं पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, व्यापारिक पवन, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे बनेगा, तो जो लड़के एक बार इसको अपने से बना लेगा, वीडियो आपके YouTube पर ही रहेगा, फिर से एक बार पूरे सुनना है, और जो कलम लेके बैठ जाएंगे एक बार अपने से बना देंगे, मेरा दावा है एकदम ही सबसे डर भाग जाएगा। अब आपको अपने से समझना है जो अश्व अक्षांश से डोलड्रम पेटी के बीच प्रवाहित होती है, इसी पवन को हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। इसी से पहले बिजनेस होते थे, व्यापार होते थे, इसीलिए इसको व्यापारिक पवन कहते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट बात हम लोग एकदम समझते जा रहे हैं और बहुत अच्छा समझ रहे हो। अब आपको एक और बहुत मजेदार चीज सिखाने जा रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध जो ऊपर देख रहे हो, यहाँ स्थल खंड है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। यही विभिन्न महासागर है, यहाँ मनुष्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध जो नीचे देख रहे हो, इसको जल गोलार्ध कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में भूमि बहुत कम है, यहाँ जो भी है केवल पानी ही पानी। और इसी कारण से अगर हवाएं चल देती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जरा ध्यान चाहिए आपका, अगर हवाएं चल देती है तो दक्षिणी गोलार्ध में उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है और स्पीड बहुत तेज हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ऐसी बात नहीं, उत्तरी गोलार्ध में स्थल है और स्थल उसको रोकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में बहुत तेज हो जाते हैं। और 35 से 60 के बीच जो पछुआ पवन है, इनकी बात सुनिए, अगर कभी जहाज से दक्षिणी गोलार्ध में 35 से नीचे जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भूत से नहीं, हवाओं के स्पीड देख करके। यहाँ हमेशा हवाओं का स्पीड बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अभी कई लड़के सोच रहे होंगे कि हमेशा चलता है, यस साल भर चलता है, और ये इतने स्पीड चलते हैं कि जैसे ही आप 35 के बाद 40 डिग्री साउथ पहुंचो, 50 डिग्री साउथ पहुंचो, तो अब जरा सोचते जाओ, जैसे ही 40 डिग्री साउथ पहुंच जाओगे तो ये पछुआ पवन इतने स्पीड हो जाएंगे कि यहां लगता है गरज रहा है, और इसीलिए इसका स्पेशली नाम है गरजता चालीसा। बात जरा ध्यान से सीखो, गरजता चालीसा। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा, हमें लगता है सब लोग एकदम बना पाओगे। गरजता चालीसा का मतलब 40 डिग्री साउथ में बहने वाले पछुआ पवन को गरजता चालीसा कहते हैं।
तुम्हें क्वेश्चन आएगा गरजता चालीसा है, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन, अब इसमें चुनना होगा तो आप कहोगे कि सब समझ रहे हैं, गरजता चालीसा गरज रहा है, चालीसा माने 40 डिग्री पर, ये रोइंग 40 है और ये एक प्रकार का पछुआ पवन है। जब ये 50 डिग्री पर पहुंचता है और स्पीड तेज हो जाता है और इसी को प्रचंड पचासा कहते हैं, प्रचंड पचासा कहते हैं। और जब 60 डिग्री पर पहुंचता है तो इसी को चिकता साठा कहते हैं। एकदम लगता है चीख रहा है, चीख रहा है। अब देखिए पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में 3 नाम से जाना गया। अगर यह 40 डिग्री पर है तो गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर है प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर है चिकता साठा। एक बार लड़के ने कहा कि जी हम एकदम समझ रहे हैं, 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर चिकता साठा। तो फिर उसने कहा कि सर 70 डिग्री पर, बड़ा फौर में हुआ गया, गरज रहा है, प्रचंड कर रहा है, चीख रहा है, तो 70 पर क्या होगा? मत सोचना ऐसा, क्योंकि 60 के बाद हवाएं उलट गई है, अब नीचे से ऊपर है, धक्का मार के फिर सबको सही कर दिया कि होश में रहो, पृथ्वी घूम रही है, उड़ जाओ ऊपर। और फिर इसी से निर्माण हुआ था जिसका नाम हम लोग देखे थे जेठ धारा था, और इसी से मानसून का निर्माण हो। अब देखिए आप लोग अब एकदम समझ गए, पछुआ पवन का भी स्टेप आप लोगों में एकदम क्लियर हो गया। तो चलिए अब एकदम मान के चलें कि यहां तक स्टेप आपका एकदम सही है। एक एक अंगूठा आप लोग से चाहेंगे कि जरा एक बढ़िया से दे दीजिए, तब हम समझें कि आप लोग क्लास बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। वेरी गुड, देखिए बहुत बढ़िया। और हम लोग सब समझ गए, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिकता साठा, ये सभी एक प्रकार का क्या है? सभी एक प्रकार का पछुआ पवन है। ये तीनों पछुआ पवन है, इस चीज को ध्यान रखना था। चलिए बहुत अच्छी बात, सभी का एक एक देखिए अंगूठा आना शुरू हो गया। जो लोग अभी नए जुड़े हैं सब लोग एकदम लाइक करके रखेंगे, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक एकदम पहुंच जाए। और तब बहुत आनंद हम लोग अभी भूगोल का ले रहे हैं। कुछ दिन में भूगोल आपको लगने लगेगा कि बहुत मजा आया भूगोल में, भूगोल में कुछ नहीं रखा हुआ था। तो चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। देखिए सभी लोग का प्यार बरस रहा है, बरस रहा है। आप लोग एकदम समझ के बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन से मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। देखिए दीपक जी बहुत मजा आ रहा है, मजा तो मुझे भी आ रहा है आप लोगों के साथ, जो इतना बढ़िया आप लोग का संप्रेषण चल रहा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए राजस्थान से भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आपका भी। चलिए एकदम अब हम लोग ध्यान दें, अब हम लोग ध्यान दें। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं और उस क्वेश्चन को अब आप अगर सही करते हो तो इससे थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आपको मंजिल के करीब लाते जा रहे हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टॉपिक से हमारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम मजे में बना पाएंगे। तो चलिए बहुत अच्छी बात। और एक बार हम लोग फिर से इसको ध्यान दे देते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो क्वेश्चन में बेसिक बात फिर से चलते हैं। बेसिक हम लोगों ने सीखा कि पृथ्वी पर 2 तरह के पवन होते हैं। एक पवन ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के तापीय कारण से या घूर्णन कारण से हमेशा पृथ्वी के सतह पर चलते हैं और इसीलिए इसका नाम है प्रचलित पवन। यानी प्रचलित पवन पृथ्वी के सतहों पर हमेशा साल भर चलते हैं। और प्रचलित पवन सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ध्रुवीय पवन, और ध्रुवीय पवन 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में उत्तरी हो या दक्षिणी हो, दोनों अक्षांश में प्रवाहित होते हैं। 65 इसको कर लें तो और अच्छा है, 65 से 90 के बीच में, 65 से 90 के बीच में नॉर्थ या साउथ पोल में प्रवाहित होने वाले पवन को ही पोलर विंड कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा नंबर हम लोगों ने देखा जिसका नाम था पछुआ पवन। पछुआ पवन इसको वेस्टर्ली विंड कहते हैं। और वेस्टर्ली विंड के बारे में अभी हम आपको समझा दिए कि इसमें 35 डिग्री से लेकर के और 60 डिग्री तक का जो पवन है यही वेस्टर्ली विंड है, चाहे वो नॉर्थ पोल में हो चाहे साउथ पोल में। क्वेश्चन आएगा पछुआ पवन प्रवाहित होते हैं 35 डिग्री नॉर्थ से साउथ डिग्री नॉर्थ, नहीं मारना क्योंकि बी में देगा 35 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ और सी में देगा दोनों आंसर हो जाएगा। और फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट हमने समझाया तीसरा नंबर, और इसका नाम था व्यापारिक पवन। ये ट्रेड विंड है और व्यापारिक पवन आपको हमने बता दिया कि यह 10 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री के बीच में प्रवाहित होता है। 10 से 30 में जो भी चलता है इसको हम व्यापारिक पवन कहते हैं, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ। अब आपको क्वेश्चन देंगे, इसके अलावे जो भी पवन है, इन तीनों नाम छोड़ करके जो पवन का नाम ले लो, लू है, मिस्टल है, कोई भी, बोरा है, विली विली है, बुहान है, काली बुरान है, कोई भी नाम ले लेंगे, उस सब पवन को स्थानीय पवन कहते हैं। अगले क्लास में हम देखिएगा स्थानीय पवन को गर्दा उड़ा देंगे और दोनों जहां एकदम गर्दा उड़ा दिए तो आपको मजा आएगा। किसी परीक्षा में बैठेंगे, 1 अंक गारंटी है, एकदम कितना भी घुमा दे तुम जरूर बना के आओ। हम उसी के लिए क्लास नहीं ले रहे हैं कि कुछ भी घुमा दो, हमारे से डरने वाले नहीं है, जरूर बना के आए। तो ये चीज पवन में हम तीनों देख लिए, स्थानीय पवन देख लिए। अब आपको इसी में हमने समझाया कि 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच ये जो अक्षांश है इसी को हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। दूसरी बात हम लोग सीखे, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच जो अक्षांश है इसको डोल्ड्रम पेटी कहते हैं। यहाँ न कभी आंधी आता, न कभी चक्रवात आता, न कभी तूफान आता। इसके बाद हम लोग फिर सीखे कि जब ये पछुआ पवन साउथ पोल पे, दक्षिणी गोलार्ध पे जब पछुआ पवन 40 पे होगा, गरजता चालीसा, 50 पे होगा, प्रचंड पचासा, 60 पे होगा, चिकता साठा, और तीनों ही एक प्रकार का पछुआ पवन। तो अब यहां तक का बेस आप लोग का एकदम क्लियर हो गया है। अब बारी आ गई है आप लोगों को पिछले क्लास का प्राइज सुनाने का और आज के क्लास में भी एक प्राइज क्वेश्चन देने का। जो लोग पूरे ध्यान से हमारे साथ समझे
अभी मैं 2 क्वेश्चन आज फिर दे रहा हूं, कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर करोगे। हम अगले दिन जो लोग सही कर रहे हैं उन मेहनती लोग का नाम भी ले रहे हैं और वो लोग देखेंगे कौन कौन है। पिछले क्लास में जो हम क्वेश्चन चले थे उस क्वेश्चन का थोड़ा आंसर कर दूं तो आपका क्लियर हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने चला था पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल और आयन मंडल के बाद बाह्य मंडल। हम लोग पिछले क्लास में चले थे। अब आज के क्लास में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन था किस मंडल में, आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 तरह का, न्यूनतम ताप होता है और अधिकतम ताप होता है, 2 तरह का। आजकल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा होता है, इसलिए क्वेश्चन में खूब जो लड़के पूरे ध्यान से और पूरे कंसेप्ट से समझे रहते हैं उन लोग को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। और तब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, लाइन तो आप लोग हैं, हमारे शेर आप लोग हैं, और एक बार दहाड़ेंगे तो कई लोग जो बेचारे नहीं ठीक से पढ़े हैं उन लोग डर से अपने कुछ सकाएंगे और आप लोग बहुत अच्छा करिएगा। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, अब जरा सब लोग ध्यान दीजिए हमारे साथ। क्वेश्चन आपको है किस मंडल का टेम्परेचर सबसे न्यूनतम होता है। तो आपको ध्यान रखना था, पिछले क्लास में भी समझाए थे, ये मेसोपास कहलाता है, मध्य मंडल का टेम्परेचर सबसे न्यूनतम होता है। और किस मंडल का टेम्परेचर सबसे अधिकतम होता है, तो सबसे अधिकतम ताप बाह्य मंडल का होता है। और बाह्य मंडल एक जो है, जो लड़के 100 स्क्वायर लिखे थे, बाह्य मंडल लिखे थे, उन लोगों को सही आंसर हो गया पहला का, अधिकतम टेम्परेचर पूछा गया था, इसलिए बाह्य मंडल सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने दिया था कि छोर से मध्य मंडल तक गए थे, तो आपको पूछा जाए छोर से मध्य जाओ तो बताओ पहले घटता है, फिर एक समान रहता है, फिर घटता है, मध्य मंडल तक घटता है। और इसीलिए सही आंसर उसका ई था, इनमें कोई सही नहीं था, कोई सही नहीं है, और इसीलिए सही आंसर ई था, यानी पहला का बाह्य मंडल और दूसरा का ई। जिन्होंने बनाया पिछले क्लास में उनका सही था, आज के क्लास में फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना है कितने बच्चे सही करते हैं और सब लोग भाग लो। तो मुझे और मजा आता है कि आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। पिछले दिन जो सही किए, कुल सही करने वाले की संख्या हम लोग का 16 विद्यार्थियों का है। 16 का नाम तेजी से एक बार सुन लीजिए, कौन है। एक है सिद्धनाथ जी, और इसके बाद है कौशल कुमार, प्रिंस कुमार, सन्नी, एम के सिंह, विकास कुमार मल्होत्रा, इसके बाद है शिव मंडल, इसके बाद तब शिव मदन के बाद आशुतोष झा, नवीन कुमार, ये न्यू लाइट जो है लिखे हैं, इसके बाद न्यू लाइट दीपक, सचिन, अजीत कुमार नवादा से इन्होंने एड्रेस भी दिया, विनोद कुमार, पिंटू कुमार, राकेश कुमार, इसके बाद है इसमें लखन राजपूत और सनी कुमार। इतने लड़के ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सभी को बधाई। और प्राइस के लिए हम लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन सभी के एड्रेस भी मांगेंगे और हमारी तरफ से मेडल सभी को मिलेगा। अब आज के क्लास का क्वेश्चन देखते हैं कितना बढ़िया आप लोग बना पाते हो। अब जितना आज समझाए हैं हम उसी पर क्वेश्चन देंगे और आप लोग से अभी चेक करेंगे कि कितने लड़के खूब बढ़िया से सीखे हैं और इसको एकदम सही जवाब देते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आज के लिए, पृथ्वी पर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल वायु दाब पेटी की संख्या कितनी है, पेटी की संख्या कितनी है। अब आज के लिए पहला क्वेश्चन है, जो आज हमने पूरे क्लास में आपको वायु दाब पेटी पढ़ाया है, तो एकदम पहला आसान क्वेश्चन आपके लिए हमने दिया है कि पूरे पृथ्वी पर वायु दाब पेटी की संख्या कितनी है। अभी घबराइएगा नहीं, अभी आंसर नहीं करना है, जब वीडियो लोड हो जाएगा तो आप पहला का जो आंसर सही लगे, 5, 6, 7 जो लगे उसको आप लिखिएगा और दूसरा क्वेश्चन एकदम अच्छा दे दें और उसमें हम देखें आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर, निम्न दाब पेटी की ओर उच्च अक्षांश से प्रवाहित प्रचलित पवन का नाम क्या है, प्रवाहित प्रचलित पवन का नाम क्या है। अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप सही करते हो तो मुझे विश्वास है कि आप लोग किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दोगे और इसका जवाब आप लोग से कमेंट बॉक्स में हम चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर सही दोगे, जिन्हें लगेगा बिल्कुल मेरा सही जवाब है वो लोग नीचे एड्रेस वगैरह भी दे देना, एक बार आंसर नीचे फिर कमेंट करके उसमें अपना एड्रेस दे देना, जिनका सही रहेगा अगले दिन एड्रेस के साथ लेंगे ना। और तब जो भी लोग सही कर रहे हैं इन लोग को प्राइस भी चलेगा। तो अभी 5, 6 और 7 नहीं कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप देंगे। अभी आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो एक पुष्प गुच्छ देते हुए आज के क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। अगला क्लास हम लोग फिर कल इसी समय लगभग 12:40-45 के बीच में आपका क्लास चलेगा और कल हम लोग इससे आगे चलेंगे स्थानीय पवन, लोकल विंड के बारे में। कल खूब मजेदार ढंग से पढ़ेंगे और कल और मजा आएगा, दोनों विंड का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आप लोग एकदम बहुत अच्छा से आज का क्लास समझे और बहुत अच्छा से सीखे हैं। चलिए धन्यवाद सभी लोगों को।